वेलकम एवरीवन। आज हम इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान जो है ये सब बनाए जाते थे ताकि इंडिया का डेवलपमेंट हर तरीके से एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सारे डेवलपमेंट हो। इसके लिए 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे। तो इनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में बंगाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, हम वहां से जाके सेम चैप्टर बंगाली में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान पहले देखते हैं ये 5 ईयर प्लान कैसे बनना स्टार्ट हुआ। 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने एक किताब लिखा जिसका नाम था आफ्टर प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो ये किताब जो लिखा था एम विश्वेश्वरैया ने, इसमें लिखा हुआ था कि इंडिया का अगर डेवलपमेंट चाहिए, इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया का अगर डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इंडिया का इकोनॉमी जो है, जो इंडिया का जीडीपी है वो इंक्रीज होना चाहिए। अगर ये डेवलपमेंट होगा तो फिर खुद से देश भी डेवलप होते जाएगा। तो यही सोच जो कांग्रेस लीडर्स को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और 1938 में जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने ये प्लान दिमाग में लाया, वो चाहते थे कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया का डेवलपमेंट हो, इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 देश बने। इसके लिए उन्होंने बनाया था ये नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसका चेयरपर्सन बनाया था उन्होंने जवाहरलाल नेहरू। और सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्ट किया था ये नेशनल प्लानिंग कमेटी जो बनाती है आपकी 5 ईयर प्लान। फिर 1944 में अगर देखा जाए, 1944 में लाया गया बॉम्बे प्लान। अब जो बॉम्बे है, जो अभी मुंबई बोलते हैं हम लोग, उसमें आपको पहले से इंडस्ट्रियलिस्ट रहते थे, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है वहीं पर रहते थे, शेयर मार्केट भी सब वहीं पे था। तो वहां पर जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है बहुत बड़े बड़े, उन्होंने 8 जन ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इंडस्ट्रीज में। अगर इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगी तो उसके साथ पूरा इंडिया भी डेवलप करेगा। यह था आपका 1944 में बॉम्बे प्लान। फिर उसी साल 1944 में आपका लाया गया गांधी प्लान, जो कि दिया था आपके नारायण अग्रवाल ने। गांधी प्लान के अनुसार ये बोला गया था कि जो विलेजेस है, जो गांव है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करना चाहिए। विलेजेस अगर डेवलप्ड होंगे तो उसका इफेक्ट सभी तरफ सिटीज में भी पड़ेगा और ऐसे करके पूरा इंडिया डेवलप होगा। दूसरा बात यह है, अगर इंडिया को उस टाइम पे देखा जाए 1947 के टाइम में, तो ज्यादातर जगह जो था विलेजेस था। तो इसलिए बोला गया था कि विलेजेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए और विलेजेस के डेवलपमेंट के तरफ ज्यादा देखना चाहिए। अब आते उसके अगले साल 1945 में। 1945 में दिया गया था पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान किसने दिया था? वो दिया था आपके एम एन राय ने। एम एन राय ने दिया था आपके पीपल्स प्लान, जिसके अनुसार ये बोला गया था कि हम लोग को सोशलिस्ट अप्रोच यूज करना होगा। सोशलिस्ट अप्रोच क्या है? जो ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ये सिर्फ इंडस्ट्रीज या फिर सिर्फ विलेजेस को ना देके सभी लोगों को इक्वल देना चाहिए, और सभी लोगों को आस्ते आस्ते डेवलप होगा तो पूरा देश एक साथ डेवलप हो सकता है। फिर बाद में जब इंडिया का इंडिपेंडेंस मिल गया तो इंडिया में कांग्रेस का रूल आ गया, और कांग्रेस का रूल हम लोग ने पहले ही पढ़ा था। उसने बनाया था प्लानिंग कमेटी। प्लानिंग कमेटी का नाम चेंज कर रख दिया गया प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को फॉर्मली एस्टेब्लिश किया गया था 15 मार्च 1950 में। इसके चेयरपर्सन बने जवाहरलाल नेहरू, और इसके वाइस चेयरपर्सन जो है वो बने थे गुलजारी लाल नंदा। अब इस प्लानिंग कमीशन में एक मेजर प्रॉब्लम आ गया, ये पूरा सेंटर बेस्ड था, मतलब सेंटर में पूरा डिसीजन लिया जाता था और सेंटर से सब एड्स भेजे जाते थे। फाइनेंशियल एड किस स्टेट को कितना मिलेगा उसका डिसीजन जो है प्लानिंग कमीशन में सिर्फ सेंटर ही लेती थी। इससे क्या होता था, मान लीजिए 2 स्टेट है, बिहार और केरला। अब बिहार में कोई फ्लड आया तो इसका मतलब तो ये नहीं कि जो पैसा है फाइनेंशियल एड है बिहार और केरला में इक्वल तरीके से दिया जाएगा, या फिर एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए बिहार और केरला में इक्वल पैसे खर्चा किया जाएगा। यही सब फेलियर था फाइनेंशियल कमीशन का, फाइनेंशियल कमीशन बोल रहा हूँ, प्लानिंग कमीशन का। और प्लानिंग कमीशन के जितने भी डिसीजन होते थे, जो भी स्टेट्स है उसका सारे स्टेट्स इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे। इसी प्रोटेस्ट को हटाने के लिए और प्लानिंग कमीशन को और सक्सेसफुल करने के लिए बनाया गया था आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बना था?
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना था आपके 1952 में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में सारे स्टेट्स के मिनिस्टर्स होते थे और वो फिर रिव्यू करते थे प्लानिंग कमीशन का जो भी ये प्लान बनाते थे, और उनके पास करने के बाद ही इसे फाइनल गो अहेड मिलता था। मतलब ये फाइनली इम्पोज किया जाता था ओवर द स्टेट्स। अगर सबसे पहले 5 ईयर प्लान की बात की जाए तो सबसे पहला 5 ईयर प्लान बना था 1951 को। बाद में जाके 13 अगस्त 2014 को ये जो प्लानिंग कमीशन है इससे बात कर दिया गया, और अभी हम लोग को पता है कि क्या है, तो अभी ये हम लोग का नीति आयोग। अभी जो मेरे मेजर प्रॉब्लम्स बोले थे कि सेंटर बेस्ड है और ये एक ही तरफ से सारे प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता है, इसीलिए प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह लाया गया है नीति आयोग। अब प्लानिंग कमीशन का जो 5 ईयर प्लान है उनके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग एक बार देख लेंगे फाइनेंशियल गैप। फाइनेंशियल गैप कौन कौन से थे? 1966 से 69 तक थे। ये था आपका प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे किस लिए हुआ था? क्योंकि यहाँ पर 2 लड़ाई इंडिया को लड़ना पड़ा था। 2 लड़ाई किसके साथ हुआ था? एक हुआ था आपके पाकिस्तान के साथ और एक हुआ था आपके चीन के साथ। तो ये 2 लड़ाई के टाइम पे जो आपका इकोनॉमी है और इकोनॉमिक प्लान है उसे रोकना पड़ा था, और इसी को कहा जाता है प्लान हॉलीडे। फिर आया था 1978 से 80 तक, 2 साल तक था आपका रोलिंग प्लान। तो 1978 में इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन में फिर मोरारजी देसाई या फिर जनता पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया था। 1978 में लाया था उन्होंने रोलिंग प्लान। बाद में इंदिरा गांधी जब फिर से जीत गए 1980 में, तब उन्होंने रोलिंग प्लान कैंसिल कर दिया और फिर से अपना नया 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था। फिर फाइनेंशियल गैप आया था 1990 टू 1992। इसमें 2 साल का गैप मिला था, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि इंडिया को करीब करीब फाइनेंशियल इमरजेंसी के सिचुएशन में जाना पड़ा था। इंडिया गई तो नहीं थी फाइनेंशियल इमरजेंसी में, पर इंडिया का सिचुएशन बहुत खराब था, उसको करीब करीब फाइनेंशियल इमरजेंसी के सिचुएशन में जाना पड़ा था। तो ये 3 फाइनेंशियल गैप जो है इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। पहले 5 ईयर प्लान के बारे में अगर बात की जाए तो ये चला था 1951 से 1956 तक। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर एम्फेसिस दिया गया था आपके एग्रीकल्चर के ऊपर, कि एग्रीकल्चर को इंडिया में डेवलप करना है और एग्रीकल्चर का जो मशीनरी है, डेवलपमेंट है, वो सब देखना है। तो ये कौन सा प्लान था जिसके ऊपर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया गया था? ये था आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल। ये था आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल, जिसके ऊपर आपका एग्रीकल्चर जो है इसमें एम्फेसिस दिया गया था, इंपॉर्टेंस दिया गया था। अगर नेशनल इनकम की बात करें तो इंडिया में नेशनल इनकम जो है वो 18% तक बढ़ गया था, और जो दाम है, चीजों के दाम है, वो भी घट गए थे। तो एग्रीकल्चर आप समझ ही रहे, जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो चीजों के दाम जो है वो ऑब्वियसली घट जाएंगे, और जो नेशनल इनकम था वो भी इंक्रीज हो गया था बाय 18%। अब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के बाद मेन जो क्राइटेरिया है वो था इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का, क्योंकि वहां पर एक ट्रेंड बन चुका था। जो भी डेवलप्ड नेशन थे वो अपने इंडस्ट्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, तो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए काम करते थे। जिसका जितना इंडस्ट्रीज डेवलप्ड रहता था वो कंट्री उतना ज्यादा डेवलप्ड होता था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान की अगर बात की जाए तो सेकंड 5 ईयर प्लान बना था 1956 से 1961 तक। यहाँ पर आपके जो हेवी इंडस्ट्रीज है उसमें ध्यान दिया गया है। हेवी इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? जैसे आयरन इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, इन पे ध्यान दिया गया। इन्हें हेवी इंडस्ट्रीज जो है इन्हें बेसिक इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री स्टील नहीं बनाएंगी तो कैसे काम चलेगा? कोल से, थर्मल पावर से हम लोग को सबसे ज्यादा अभी भी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। तो ये सब को बोला जाता है बेसिक इंडस्ट्रीज, और सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसी को डेवलप करने का प्लान बनाया गया था। इसको कहा जाता है आपका महालनोबिस प्लान। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पे बेसिस था? तो फिर था आपका महालनोबिस प्लान पे। इसमें कौन कौन से इंडस्ट्रीज बनाए गए? राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट, बेल्ट। तो अभी के जितने जाइंट इंडस्ट्रीज है जैसे राउरकेला, उसके बाद दुर्गापुर स्टील प्लांट, तो ये सब बनाए गए थे आपके सेकेंड 5 ईयर प्लान के अनुजाई। और कौन सा प्लान?
तो फॉलो हुआ था आपका महालनोबिस प्लान। अब बात करेंगे तीसरे 5 ईयर प्लान के बारे में। तीसरा 5 ईयर प्लान जो चला था वो चलने वाला था 1961 से 1966 तक। यहाँ पर आपके सैंडी महालनोबिस प्लान, जो प्लान का नाम था वो था सैंडी महालनोबिस प्लान। यहाँ पर कहाँ पर इम्फेसिस दिया गया, एक तो एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया था, दूसरा आपका जो हेवी इंडस्ट्रीज है उसे भी डेवलप किया गया था। तो इसमें इम्फेसिस दिया गया था दोनों को, एग्रीकल्चर को भी दिया गया था और इंडस्ट्रीज को भी दिया गया था। ये सबसे ज्यादा आपका अनसक्सेसफुल प्लान बना था, क्योंकि यहाँ पर इंडिया को 2 लड़ाई लड़नी पड़ी थी, एक आपका पाकिस्तान के साथ और एक आपका कोरोना के साथ, मतलब चाइना के साथ। इंडिया को यहाँ पर 2 लड़ाई लड़नी पड़ी थी, इसलिए ये प्लान बहुत ही ज्यादा अनसक्सेसफुल हुआ था। और जितने भी 5 ईयर प्लान है उनमें से सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल जो है वो ये थर्ड 5 ईयर प्लान बना था। फिर हम लोग को 1967-1968 में आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब आप इम्पोर्टेंट समझिए ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों जरूरी था। यूएसए अगर उस टाइम पे देखा जाए तो यूएसए आपका सपोर्ट करती थी पाकिस्तान को, क्योंकि यूएसए चाहती थी कि वहां पर मिडिल ईस्ट में सभी तरफ टेररिज्म बने, और यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन जो है उसको भी यूएसए ने बनाया था और यूएसए ने ट्रेनिंग दिया था। इसके बारे में अगर आपको और देखना है तो खान सर जीएस रिसर्च कोई एक चैनल है, खान सर देख के या आप यूट्यूब में देंगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। आप वहां से जाके डिटेल में इसके बारे में वीडियो देख सकते हैं यूएसए ने कैसे टेररिस्ट बनाए थे। और क्योंकि टेररिस्ट आपको पता ही है कि पाकिस्तान में रहते सारे, तो पाकिस्तान को उस टाइम पे यूएसए डेवलप करती थी। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो फिर उसका सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया, और इसलिए इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाती थी यूएसए। यूएसए ये बात बोलती थी कि आप अगर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करोगे या फिर आप अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लोगे तो यूएसए आपको खाना भेजना बंद कर देगी। उस टाइम पे इंडिया का हालत इतना खराब था कि यूएसए से हम लोग को फूड इंपोर्ट करना पड़ता था, खाना इंपोर्ट करना पड़ता था। और इसलिए हम लोग का जितना पॉलिसी था अगेंस्ट पाकिस्तान या फिर टेररिज्म, उसमें यूएसए डोमिनेट करती थी। इससे बाहर निकलने के लिए लाया गया था आपके ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि चला था 1967 से 1968 तक। और इसी ग्रीन रेवोल्यूशन में आपका फूड सरप्लस बढ़ाया गया और खाने की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाया गया था, ताकि हम लोग यूएसए जो हम लोग के ऊपर कंट्रोल करता है उससे हम लोग बाहर आ सके। फिर आता है आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान की अगर बात की जाए तो फिर ये चलाता है आपके 1969 से 1974 तक। यहाँ पर हम लोग ने पहले ही देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन अपना काम करना स्टार्ट किया था, और हम लोग चाहते थे कि यूएसए का जो कंट्रोल है इंडिया पे उससे हम लोग बाहर आ सके। तो इसलिए यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपेंडिचर किया गया एग्रीकल्चर पर, कि वहां पर मेन प्रायोरिटी ये बनाया गया कि हम लोग फूड के लिए किसी और देश के पास ना जाए और हम लोग के पास ही फूड एग्रीकल्चर ग्रोथ हो और हम लोग को किसी और कंट्री पे डिपेंड होना ना पड़े। फिर आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था वो चला था 1974 से 1978। ये जो प्लान बनाया था ये बनाया था डीपी धर ने। यहाँ पर जो इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था वो था आपका गरीबी हटाओ। तो यहाँ पर भी वही हुआ था जो आजकल के दिन में होता है। आजकल के दिन में एक नया स्लोगन आ गया कि अच्छे दिन आएंगे, वो तो अलग बात है कितने अच्छे दिन आए हैं। और यहाँ पर भी जब भी स्लोगन दिया जाता है या बड़ा बड़ा कोई डायलॉग दिया जाता है तो यहाँ पर भी इंदिरा गांधी ने जीत लिया था, और कांग्रेस ने करीब, अभी का जो बीजेपी है, कांग्रेस ने भी करीब 350 के करीब सीट जीत लिया था। इससे क्या हो गया था, कांग्रेस का जो है मेजोरिटी बन गया था पार्लियामेंट में, और वो जो भी चाहती थी वही लॉ पास होता था। और इसी के वजह से बाद में इंडिया में जो इमरजेंसी लगा था वो भी इसी के वजह से लगा था। तो बाद में इंदिरा गांधी का जो है, इंदिरा गांधी को इलेक्शन हुआ था और इंदिरा गांधी वहां पर इलेक्शन में हार गई थी। और उसके बाद आए थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की पार्टी थी जनता पार्टी। उन्होंने इंदिरा गांधी ने जो भी किया था वो सब वो कैंसिल करने लगे। तो ये जो 5 ईयर प्लान था वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया, और दिस वाज कैंसल्ड 1 ईयर बिफोर कंप्लीशन। तो कंप्लीट होने के 1 साल पहले ही उन्होंने ये बंद कर दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये कौन सा 5 ईयर प्लान था जो 1 साल पहले ही खत्म हो गया था, तो है आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान। इसके बाद आता है सिक्स्थ 5 ईयर प्लान।
अगर आप देखें 5th 5 ईयर प्लान था आपका 78 तक, और यहाँ पर आप देखेंगे 6th 5 ईयर प्लान जो है वो चला था 1980 से 1985 तक। तो ये 2 साल का जो गैप था यहीं पे था आपका रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान की अगर बात की जाए तो मोरारजी देसाई ने जब गवर्नमेंट बनाया जनता पार्टी में, तब वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने की वजह से 2 साल बाद फिर से इंदिरा गांधी वहां पर जीत गई थी, कांग्रेस जीत गई थी, और उन्होंने वही किया जो जनता पार्टी ने पहले किया था। जनता पार्टी का जो 5 ईयर प्लान था, जनता पार्टी ने भी एक 5 ईयर प्लान बनाया था, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया और 2 साल के बाद ही वो खत्म हो गया था। इसलिए वो 2 साल का जो प्लान है उसे कहा जाता है आपका रोलिंग प्लान। 6th 5 ईयर प्लान की अगर बात की जाए तो वहां पर इंपॉर्टेंस दिया गया आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए वहां पर प्लान बनाया गया, और जो मॉडल वहां पर यूज किया गया उसका नाम है आपका इनपुट आउटपुट मॉडल। तो जो मॉडल यूज किया गया था उसका नाम था आपका इनपुट आउटपुट मॉडल। 7th 5 ईयर प्लान की अगर बात की जाए, 7th 5 ईयर प्लान चला था आपके 1985 से 1990। तो इसमें मेन जो क्राइटेरिया था वो था आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये देखा गया कि बाहर के देशों से हम लोग को अगर कम्पीट करना है तो हम लोग को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उस टाइम पे पूरा दुनिया जो था वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर ही आगे बढ़ रहा था। क्योंकि अगर आप बाहर के देश में देखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखें, तो वहां पर उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियां आगे बढ़ रही थी, और इसके लिए आप देख ही सकते कि जो पूरा नेशन है वो कितना ज्यादा डेवलप्ड हो गया था। फिर आता है हम लोग का 8th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान की अगर बात की जाए तो ये चला था आपके 1992 से 1997 तक। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 साल का गैप हुआ था 1990 से 92 तक। ये था हम लोग का फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब यही होता है कि जो पैसा होता है वो बहुत कम हो जाता है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट को काम करने के लिए तकलीफ होता है। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जब इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी, तब इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो उसके बाद में लाया गया था 8th 5 ईयर प्लान, जो चला था आपके 1992 से 97 तक। इसमें यूज किया गया था मिलर प्लान, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से निकालने के लिए डॉक्टर मनमोहन को जो है उन्हें मेनली क्रेडिट दिया जाता है, और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे राव, इसलिए कहा जाता है राव मनमोहन पॉलिसी। तो वहां पर मेनली देखा गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब यही होता है, सिर्फ पैसे से नहीं देखा जाता है एक देश के डेवलपमेंट को, एक इंसान खुश है कि नहीं, उसे बोलने का फ्रीडम है कि नहीं, ये सब मिला के देखा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसको इंक्रीज करने का ट्राई किया गया था। प्लान डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर में जितना पावर है उसे डिस्ट्रीब्यूट करके स्टेट्स में देना, इसी को कहा जाता है प्लान डिसेंट्रलाइजेशन। फिर आपके लिबरलाइजेशन पे ध्यान दिया गया। लिबरलाइजेशन क्या होता है, अगर इंडिया का इकोनॉमी पहले देखा जाए तो आपका क्लोज्ड इकोनॉमी था। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब बाहर के देश के जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं कर सकते, और इंडिया ही सब इन्वेस्टमेंट करेगी, और जो इकोनॉमी में पैसा होगा सब कुछ इंडियंस का ही होगा। तो वहां पर बहुत ज्यादा करप्शन हो जाता था, और सबसे ज्यादा जो करप्शन होता था वो होता था गवर्नमेंट की तरफ से रेड टेप। रेड टेप का मतलब यही होता था कि कोई भी, मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हैं, तो काम करने से पहले गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है, बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, वो आपसे पैसा मांगते थे। अगर आप उनको पैसा नहीं देंगे तो फिर वो कोई लीगल नोटिस निकाल के रेड टेप से पूरा जो इंडस्ट्री है उसे बंद कर देती थी। तो ये सब प्रॉब्लम होता था, इसलिए इंडिया को फाइनेंशियल इमरजेंसी में जाना पड़ा था। जब इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी में गए थे उस टाइम पे जो बड़े बड़े बैंक्स है, जो इंटरनेशनल बैंक है, उनसे लोन मांगा गया था, पर वो इंडिया में लोन देने से मना कर दी थी, क्योंकि ये एक क्लोज्ड इकोनॉमी है और बाहर के देश के लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उस टाइम पे इंडिया को ओपन इकोनॉमी किया गया, और ये बताया गया कि बाहर के देश के लोग भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इंडिया के लोग भी इंडिया में लोन ले सकते हैं और अपने से काम कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसी को कहा जाता है आपका लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब यही होता है कि मार्केट में से गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उसे कम कर देना। फिर आएंगे हम लोग 9th 5 ईयर प्लान में। 9th 5 ईयर प्लान की अगर बात की जाए, ये चला था आपके 1997 से 2002 तक।
इसमें मेनली जो देखा गया था ये था इक्वल लॉ फॉर एवरीवन, मतलब लॉ जो है वो सबके लिए इक्वल होगा। अब बात करेंगे हम लोग 10th 5 ईयर प्लान के बारे में। 10th 5 ईयर प्लान के बारे में अगर बात की जाए तो ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आप डेट याद रखें 2002 और 2007 के बीच में था आपका 10th 5 ईयर प्लान। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है और ये आपको ज्यादा कुछ पूछना भी नहीं है क्योंकि इसमें पूछने लायक कुछ है भी नहीं। फिर आता है आपका 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान 11th 5 ईयर प्लान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हुआ था 2007 से 2012 तक। इसमें जो मेन क्राइटेरिया था ये इंक्लूसिव ग्रोथ का देखा गया था, मतलब सभी का एक साथ विकास होगा, इसी को कहा जाता है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ। इसके लिए लाया गया था आपका कृषि विकास योजना, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर और हम लोग के फार्मर्स का डेवलपमेंट होगा तो पूरे कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। इसके लिए लाया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो आप देख ही सकते हैं सब कुछ लाया गया था ताकि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए और इंडिया का जो फूड सरप्लस है और फूड है वो सब सभी लोगों को इक्वली डिवाइड किया जा सके और हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी सब प्लान के वजह से आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग जो कोरोना में बंद थे वो हम लोग के फार्मर्स के वजह से ही हम लोग कोरोना में जो बंद थे हम लोग को खाना मिल सका, क्योंकि हमारे फार्मर्स जो है उन्होंने मेहनत की थी और हम लोग के पास खानों का सरप्लस था। फिर आखिरी के बारे में पढ़ेंगे, वो था आपका 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान के बारे में अगर बात की जाए ये चला था आपके 2012 और 2017 तक। इसके बाद आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट आई जिन्होंने देश खत्म मतलब ये प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया था और फिर स्टार्ट हुआ आपका नीति आयोग। तो आज का चैप्टर बस यहीं तक था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।